अश्योरेंस अश्योरेंस में फिर क्या होता है कि अश्योरेंस में आपकी जो टीम है, हाँ आप थे, आप अपने दोस्त के साथ है, बिजनेस आइडिया है और आपके चाचा के इन्वेस्टर हैं। अब आप अपने चाचा को, चाचा आप पे तो बिलीव करते हैं, आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, मगर आपके दोस्त पे नहीं करते। और जब चाचा ने आप लोग का आइडिया सुना, जब आप दोनों गए और पिच किया आइडिया, तो चाचा को समझ आ गई कि ये तुम्हारा आइडिया नहीं है, उस लोफर का है। तो अब जब उसका आइडिया है तो चाचा ज्यादा विलिंग थे कि अगर तुम्हारा अपना आइडिया होता तो वो जरूर आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते। बट नाउ ही इज अ बिट शेकी, सेड नो, ऐसे नहीं। तो क्या करेंगे चाचा, ये तुम्हारा रिपोर्ट लेके, तुम्हारी जो भी फिजिबिलिटी प्रपोजल है वो लेकर के अपने किसी एक्सपर्ट, क्योंकि आप तो पीछे पड़े हुए हो, आप इंसिस्ट कर रहे हो चाचा प्लीज कर देना कर देना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं गवाही दे, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा, जो होगा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना, मैं हूं ना फ्रंट पे, आप उसको नहीं देखे ना, आप मुझे देखे। ठीक है, आप कन्विंस करने में लगे हुए हो। अब चाचा को नहीं हो रही तसल्ली, जाहिर है करोड़ों का मामला है, ऐसे कैसे आपको दे दें, तो वो भी आपके दोस्त को। तो खैर फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं मेरा एक दोस्त है वो ऑडिटर है, मैं उसको बुलवाता हूँ करवाता हूँ। अब वो ऑडिटर आया, चाचा ने उसको कहा कि देखो, ये एक बिजनेस प्रपोजल है, ये सारा डेटा है, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास पैसे हैं मगर मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ। तुम जरा अपनी एक्सपर्ट नजर से मुझे देख करके बताओ कि क्या मुझे यहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या रिस्क ले लूं, क्या बच्चों को पुश करें आगे, एनकरेज करें, या छोड़ दें। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपना अनबायस्ड ओपिनियन दो एज एन एक्सपर्ट। तो जाहिर है दोस्त था ऑडिटर, हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, आता हूँ मैं। अब वो आता है, देखता है, आपकी पिच वगैरह सारी सुनता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखता है, आपसे कुछ चंद सवालात करता है, और फिर अपने आपके चाचा को, अपने दोस्त को बोलता है कि देखें सर, मुझे कोई कीड़ा नजर तो नहीं आ रहा, देख ले आप। क्या मतलब है इस बात का? मुझे विलिंग नहीं, बाकी बस आपकी मर्जी देख ली। आगे रहो। बजाहिर इस वक्त मुझे कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि जिसपे मैं आपको रेड सिग्नल दूं या मैं आपको रेड अलर्ट करूं, बाकी आप देख लें। ये होती है अश्योरेंस। ये पॉजिटिव अश्योरेंस नहीं होती, इसको कहते हैं नेगेटिव अश्योरेंस। यानी कि मैंने इतना बता दिया कि अभी तक तो कोई कीड़े नहीं नजर आ रहे, यू मे प्रोसीड इफ यू फील लाइक, लेकिन मेरी पूरी जिम्मेदारी भी नहीं है, आप देख लो। और मुझे बाजार कोई कीड़ा नहीं नजर आ रहा इस वक्त तो नहीं। ठीक है, लेकिन ऑडिटर क्या करता है जब ऑडिट कर रहा होता है, वो बकायदा पॉजिटिव अश्योरेंस देता है। क्या देता है? पॉजिटिव अश्योरेंस कि नहीं, मैंने अभी क्या जुमला लिखा है यहाँ पे, एफएस शो ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ये बकायदा स्टेटमेंट दे दी उसने कि ये एफएस बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, सारे अहम मामलात में। तो ये पॉजिटिव अश्योरेंस है। नेगेटिव अश्योरेंस, नहीं मुझे कोई मसला लग तो नहीं रहा मगर आप देख लो, मसला नहीं नजर आ रहा इस वक्त। मैंने ये क्यों नहीं बोला बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जाओ, अगर मैं ये बोल देता बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जाओ तो वो पॉजिटिव अश्योरेंस हो जाता, मगर मैं कह रहा हूं कि मसला नजर नहीं आ रहा, बाकी आपकी मर्जी। तो ये नेगेटिव एश्योरेंस हो। तो इसका जो लेवल है ना वो जरा कम है ऑडिट से, लेकिन ये भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जैसे बहुत ज्यादा अगर मैं इसको एग्जाम्पल दूं, क्या होता है रिश्ते जब ढूंढने आते हैं, लड़की वाले हर जगह से यही तहकीकात करा रहे होते हैं ना कि ये लड़का है, कोई मसला तो नहीं है। इसका कोई पिछला पुराना कोई फड्डा, कोई सीन तो नहीं चल रहा, कहीं कोई दुश्मनी, कहीं कोई इलीगल मामला, कहीं कोई जेल वेल का चक्कर। तो सब नेगेटिव अश्योरेंस उस वक्त देते हैं, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये सही बंद है। अभी से पता नहीं बात। अभी तो पता नहीं, अभी तक तो कोई क्रिमिनल सीन नहीं है। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास ऑडिट एंड अश्योरेंस एंगेजमेंट आ गया। ऑडिट में दो तरह के ऑडिट्स हैं, नंबर वन इंटरनल ऑडिट, नंबर टू एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फर्क है? इंटरनल विद इन कंपनी करती है, विद इन एक्सटर्नल में वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स करते ये हैं। नंबर वन पॉइंट हो गया। नंबर टू पॉइंट, इंटरनल ऑडिट डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स कोई
बताइए वो इंटरनल ऑडिट टीम एम्प्लॉइज है कंपनी के, एक्सटर्नल ऑडिट एम्प्लॉइज नहीं। नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, इंटरनल ऑडिट में अगर कोई गड़बड़ निकल आई तो क्या उसकी पकड़ बाहर से है? इंटरनल मैटर है, इंटरनली रिजॉल्व हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल ऑडिट में कोई गड़बड़ निकल आई तो उसकी पकड़, अगर आप करेक्शन नहीं करोगे एक्सटर्नल ऑडिटर के कहने पे, मशवरे पे, तो उसकी रिपोर्ट बकायदा जनरेट होती है जो पब्लिक में पब्लिश होगी, तो वो तो डिस्क्लोज होगी, वो तो सबके सामने बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, और क्या कोई फर्क है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट आखिर क्यों कराते हैं, क्या मसला है? एक्सटर्नल वाले आ तो रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, क्या जरूरत है इंटरनल ऑडिटर का? इसलिए कहीं पर मिस्टेक पहले से ही ना आ जाए, मतलब आखिरी टाइम में इतना बर्डन ना आ जाए कि सारी मिस्टेक। ठीक है, एक बर्डन का पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि आखिरी वक्त में बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी सही करने के लिए, तो वो बर्डन हो जाएगा। उसके अलावा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं होती, वो इंटरनल अपने लेवल की होती है। बेसिकली जो एक्सटर्नल करवाते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे या टैक्सेशन के बेसिस के लिए ठीक है, होती है। ठीक है, मगर मेरा सवाल ये है कि जब एक्सटर्नल हो रहा है तो इंटरनल की जरूरत क्या है यार? इतना टाइम, एनर्जी और पैसा सब कुछ, तो फिर एम्प्लॉयज रखो, 24 घंटे ऑडिटर सर पे बैठा है, वो बाहर से एक दफा आ रहा है साल में, ये 24 घंटे सर पे बैठा है, पहले भी रही पड़ी। सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो क्यों रखे हैं? एक्सटर्नल से काम चला ले बस, क्या जरूरत है? ये कोई कंपलसरी तो है नहीं गवर्नमेंट से। और बताएं, अपने ऊपर रख के सोचे ना, आपकी कंपनी है और आपको इंटरनल, आपको डिसाइड करना है कि इंटरनल रखें कि नहीं रखें, एक तो ये तो था, किस बेसिस पे रखोगे? किस किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? ये वो रखते हैं तो वो है ना जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वही इंटरनल ऑडिटर रखते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स ये भी तय करते हैं कि जो बेसिकली अकाउंटेंट्स हैं वो अपनी एंट्रीज प्रॉपरली कर रहे हैं, जो एसओपीस होते हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल भी आके बताएगा। पर वो एट द एंड ऑफ द, जब भी टेन्योर खत्म होता है या फाइनेंशियल पीरियड आपका खत्म तो होता है उसके बाद, तो क्या तो हो? उस वक्त सारी एंट्रीज रिविजन, वो जो बर्डन की बात है उनकी, वो तो एक पॉइंट है ही। वो अपनी रिपोर्ट में ऑब्वियसली वही रिपोर्ट बनाएगा एक्स्ट्रा ऑडिटर, वो शेयर होल्डर्स की जो भी होते हैं वो ठीक, देते हैं। ठीक है, वो घूम के बाद बर्डन पे ही आ बर्डन रही है। पे आती और इसके अलावा और कुछ नहीं? अरे भैया मुझे बात बताओ, घर में मेहमान कभी आते ही नहीं हैं? जब बाहर वाले आके घर में कीड़े निकालते हैं कैसा लगता है? है। बुरा लगता है ना? पेंट उखड़ा हुआ है, अरे तुम्हारे घर में तो डस्टबिन भी नहीं है, अरे ये तुम्हारे घर में तो फलाम ही नहीं है, अरे क्या कर रहे हो, ये सोफा ऐसा क्यों? अगर कोई कीड़ा गलती से निकाल दे आपके घर की किसी चीज में, या घर के बच्चों में, या कोई भी XYZ चीज पे, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। रादर क्या कि घर में पहले से ही डांटने वाली कोई दादी नानी कोई बैठी हो, जो कि पहले ही डांट के सारी चीजें सही करवा दे, वो ज्यादा बेहतर है। तो यही सेम सिनेरियो हो रहा होता है इदारों में भी। ये भाई बाहर से एक वेल रेप्यूटेड फर्म आपके कंपनी में, आपकी नेस्ले की कंपनी है, एंग्रो में कोई कंपनी है, आपकी कोई मल्टीनेशनल ब्रांड है आपका, और एक्सटर्नल फर्म से कोई आ रहा है, ऑडिटर आ रहे हैं जो कि वो भी नामी ग्रामी फर्म से आ रहे हैं, और आपके इदारे में आ करके वो ऑडिट कर रहे हैं, और कोई बहुत मामूली सी चीज में उन्होंने गलती पकड़ ली, ये शर्मिंदगी होगी यार इतनी, मतलब यू आर बिग फोर से कोई आ रहा है, KPMG से कोई आ रहा है, EY से कोई आ रहा है आपका ऑडिट करने के लिए, और आप हो खुद एक मल्टीनेशनल ब्रांड हो, नेस्ले हो, एक्वाफीना हो, या कोई KNNs की कंपनी हो, बहुत बड़े लेवल पे आपका काम चल रहा है, शान की कंपनी हो, और आपके उसमें कोई अकाउंट्स में कोई कीड़े निकाल के बैठ जाए। आप लोग से ये बेसिक अकाउंटिंग नहीं हो रही, आप लोग से ये बेसिक FS नहीं बन रहा, आप लोग से ये एसेट की वैल्यूएशन नहीं निकल पा रही सही से, आप लोग की इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सही नहीं है, मतलब इतनी बेसिक सी चीज पे अब आप गलतियां करेंगे इतना बड़ा ब्रांड होके? आपने अकाउंटेंट में कंजूसी की हुई है, आपने ACC हायर नहीं किया हुआ? लोकली बीकॉम पास में है। ACC क्यों नहीं हायर किया हुआ आप लोगों ने? इतना बड़ा आप लोगों का ब्रांड इमेज है, इतना टर्नओवर है मिलियंस का, वाई? बेइज्जती होगी नहीं होगी? फील होगा। इट्स बेटर कि आप पहले इंटरनल ऑडिट टीम रख लो जो 12 महीने आपको गलती बताती जाए, करेक्ट करती जाए, एज पर द रेगुलेशंस। व्हाट आर रेगुलेशंस? व्हाट आर रेगुलेशंस? हाँ, है ये मैडम।
Regulations are your board, IFRS, IAS and your government. अगर आप यूके में हो तो यूके के गवर्नमेंट रिपोर्टिंग लॉज डिफरेंट हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो वहां के रिपोर्टिंग लॉज डिफरेंट हैं। अगर आप कनाडा में हो तो वहां के रिपोर्टिंग लॉज डिफरेंट हैं। तो जिस भी कंट्री में हो उसकी रिपोर्टिंग लॉज फॉलो करने हैं ना। तो अगर आपने कोई स्किप कर दिया तो क्रेडिबिलिटी और गुडविल, इमेज खराब हो गई। इसके अलावा पेनल्टी, फाइन वगैरह। पेनल्टी नहीं पड़ेगी। आप गवर्नमेंट का कोई अहम तरीन रेगुलेशन आपने मिस आउट कर दिया और उसको ठीक करने में बहुत टाइम अब लग जाएगा। इससे बेटर नहीं था कि आप एक इंटरनल ऑडिट टीम रखते जो कि हर महीने की आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करके बता देते, फौरी तौर पे वो करेक्ट हो जाती है और आपको हेवी पेनल्टीज फाइन्स नहीं भरने पड़ेंगे एंड ऑफ द ईयर जब पता चले। तो ये वो चीजें हैं, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनल ऑडिट को अच्छा समझा जाता है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इंटरनल ऑडिटर्स को पहले से बिठा दो ताकि आपके जो भी गलतियां होंगी वो सब कवर अप पहले ही हो जाएंगी, बाहर वाले को आके आपको उंगली दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो इंटरनल मैटर है ना वो आप लोगों ने खुद से पढ़ना है। इसका सिर्फ अहम तरीन दो चार डेफिनेशन मुझे आप लोगों को पढ़वानी है। क्या हो गया ओके, पढ़े, नजर आ रहा है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। पवन पढ़िए। The objective of an audit are to obtain reasonable assurance about whether ऊपर नहीं नीचे ये वाला। the objective of an audit, the financial statement is to be enable the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework. वही बात है जो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखी, सेम चीज है। एक्सप्रेस, ऑडिटर का क्या काम है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब ये क्या है? ऑडिट फ्रेज, ऑडिट टर्मिनोलॉजी, ऑडिट लैंग्वेज। इसके अलावा आसान भाषा यूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही भाषा यूज करनी होगी। ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन on whether FS are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. और क्या है ऑब्जेक्टिव? नेक्स्ट हसन पढ़िए। The objective of an auditor is are to obtain reasonable self-assurance about whether the financial statements as a whole are free from material mistreatment, whether due to fraud and error, in order to enable them to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting. अब आप देख रहे हैं रेपिटेशन हो रही कुछ फ्रेजेस की। जिस फ्रेजेस की रेपिटेशन हो रही है समझ जाओ वो ऑडिट टर्मिनोलॉजी है। इन मटेरियल रिस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, रीजनेबल अश्योरेंस। ये आपको क्या दे रहा है ऑडिट? रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है। मैंने कहा था ना पॉजिटिव अश्योरेंस, नेगेटिव अश्योरेंस, तो ये वो रीजनेबल है, पॉजिटिव है। ठीक है। FS as a whole are free from material misstatement। material misstatement किसे कहते हैं? कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया हुआ। मटीरियल मतलब अहम, मिसस्टेटमेंट मतलब गलत गलत बयानी, गलत बयानी। मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल अहम, मिसस्टेटमेंट गलत बयानी। यानी कोई ऐसी गलत बयानी अहम तो नहीं हुई भी FS में जो कि सच नहीं है, जो हकीकत नहीं है, तो वो कोई फ्रॉड या एरर की वजह से हो सकता है। ये सब पता लगाना किसका काम है? ऑडिटर का काम। ठीक हो गई कहानी। ये नोट डाउन कर लें, ये मतलब इसको हाईलाइट कर लें अपने पास या मार्क कर लें। इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी घर पे लिखनी भी है और इसको वैसे ही लेकर चलना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा भैया?
कंपनी के मैनेजमेंट से लेकर एग्जैक्टली, मैनेजमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो मैनेजमेंट से लेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये अब आपने खुद से सेल्फ रीड करना है ये सारी चीजें। ऑल राइट, अब ऑडिटर जब एफएस को रिव्यू कर लेता है और अब बारी आती है ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, तो कितने तरह के ओपिनियंस वो दे सकता है? दो तरह के काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, एग्जाम्पल बोलते हैं उसको बताने कौन सा है कौन सा। सिर्फ दो तरह के ओपिनियंस हैं, नंबर वन अनमॉडिफाइड एंड नंबर टू मॉडिफाइड। क्या क्या है बताओ हसन? 45 मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। अब ये दो ओपिनियंस में फर्क क्या है? जब अनमॉडिफाइड कहते हैं तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है, इसके नाम से समझो, इसके नाम से याद रखो, अनमॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, यानी जो एफएस था वो सही था, मेरा ओपिनियन जो देखा वो पाया, मुझे कोई तब्दीली नहीं करने की जरूरत, या उसमें मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है, मतलब कोई वो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज नहीं नजर आ रही, तो मेरा ओपिनियन क्या है? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब दुरुस्त है, सही है, एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू है, खत्म बात। दूसरा आ जाइए, दूसरा है मॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरा क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन। और मॉडिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है? उसके वर्ड से ही या नाम से ही क्या लग रहा है कि उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या जरूरत है? मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो मॉडिफिकेशन जब होती है ना, तो मॉडिफिकेशन थ्री टाइप्स की, बताइए। मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, ये अभी हम उस टॉपिक में आए नहीं है, जब हम आएंगे तो हम उसको और डिटेल में देखेंगे। बट एक है हमारा, अल्लाह भला करे, एक ओपिनियन होता है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन, और एक अनमॉडिफाइड। तो दो ओपिनियंस हो गए ना, एक सही है और एक गलत है। तो मॉडिफाइड में भी थ्री कैटेगरीज हैं या थ्री टाइप्स हैं। वो थ्री टाइप्स अभी आप होल्ड रखें, उसको हम अभी छेड़ेंगे तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। अभी मैं उसमें नहीं जा रही, अभी हम सिर्फ बेसिक पे रहते हैं, ठीक है। एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो गया, एक मॉडिफाइड हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि एक ऑडिटर रिपोर्ट जब इशू करता है तो वो किस तरह से नजर आती है। समथिंग लाइक दिस। पहला पैरा होता है ओपिनियन पैरा। पहला पैरा क्या होता है? ओपिनियन पैराग्राफ। जरा पढ़िए हसन। He have audited the financial statements of ABC company, which of comprise of the statement's financial position as at 31st December 2011. And the the statement of comprehensive income, statement of change in equity, and statement of cash flows for the year ended and notes to the financial statements, including a summary, significant अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये बेसिक ओपिनियन पैरा है, जो मतलब ये ऐसा है कि ये आप जो भी रिपोर्ट बनाओगे पहला पैरा ऐसा ही होगा। कंपनी का नाम होगा, ऑडिटर का नाम होगा, और जो जो स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, ऑडिट किए गए हैं वो होगा, अकाउंटिंग पीरियड होगा, इस अकाउंटिंग पीरियड का ये रिपोर्ट बन रही है। फिर दूसरा पैरा पढ़िए इसमें, इन आवर ओपिनियन, पवन पढ़िए। In our opinion, the company's financial statement present fairly in all material aspects or give a true and fair view. The financial position of the company as at 31st December 2011 and of its financial performance and its cash flow for the year end that ended in accordance with the IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरे पैरा में क्या बात हो रही है? उन्होंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया। क्या ओपिनियन है? अनमॉडिफाइड है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है पिक्चर फॉर दिस पीरियड, और क्या क्या कौन से रेगुलेशंस को फॉलो किया है उसका नाम है आईएफआरएस को फॉलो। ये पहला पैरा एक जनरल पैरा होगा जो तमाम रिपोर्ट्स में सिमिलर होगा, सिवाय इसके कि या तो मॉडिफाइड ओपिनियन है या अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। अब आ जाइए बेसिस फॉर ओपिनियन। अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में इसमें फिर आपके क्या लिखा है कि वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, आईएसए के मुताबिक हमने किया। आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर दो स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो उसमें मेंशन्ड है उस पैराग्राफ में। एंड ऑडिट ऑफ द एफएस सेक्शन ऑफ आर रिपोर्ट, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी
in accordance with the International Ethics Standard Board, IESB। एथिक्स का जो बोर्ड है, जो एथिक्स के बारे में हमें सिखाता है, बताता है, उसके मुताबिक हमने बहुत इंडिपेंडेंटली इस ऑडिट को कंडक्ट किया है। इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किया है का क्या मतलब है हसन, क्या समझ आ रहा है? इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है हमारी रिपोर्ट पर, कुकिंग देखो। राइट। हमारे साथ ऑनलाइन कौन है? श्वेब है। श्वेब मुझे बताएंगे इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? हेलो श्वेब, आर यू देयर विद अस? चले, इंडिपेंडेंट यानी किसी का कोई दबाव नहीं है हम पर, बिल्कुल सही कहा आपने हसन। आगे पढ़ते हैं। Financial statements in and we have fulfilled for our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Now, another terminology: sufficient and appropriate. What is this? जो सैंपल्स लोग देखते हैं वो सफिशिएंट इनफ है हमारी रिपोर्ट को रिलीज करने। पहले मुझे मतलब समझाएंगे, सफिशिएंट का क्या मतलब होता है? एक होता है वर्ड सफिशिएंट। सफिशिएंट का क्या मतलब? एक होता है और वर्ड अप्रोप्रिएट, नहीं एडिक्वेट। एक होता है सफिशिएंसी, एक होता है एडिक्वेसी। तो सफिशिएंट और एडिक्वेट में क्या फर्क है? सफिशिएंट में ये होता है कि पूरा सैंपल्स नहीं देंगे, एक मतलब ये होता है कि आप केवल परसेंटेज जो भी आपकी होती है, एक वैल्यू है, सपोज एक्स वाई जी वैल्यू है, उसका मेजॉरिटी आप देख लेते, दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर अस टू मेक द बेसिस। ठीक है। एजुकेशन आप कंप्लीटली देखते हैं। और और किसी को मालूम है एक दिन में कितने गिलास पानी पीना होता है? 9 गिलास। 9 गिलास, हाँ। एडिक्वेसी क्या है और सफिशिएंसी क्या है? काफी सारे जितना पानी पीते तो उतना पीते हैं, एजुकेशन 9 गिलास हो गए ऐसे। सो राइट, व्हेन यू गूगल दिस कि एक ह्यूमन बॉडी को एक दिन कितना पानी एडिक्वेटली रिक्वायर्ड है, यानी कि पीना चाहिए, ये एडिक्वेट इतना अमाउंट तो होना ही चाहिए, दिस इज द आइडियल अमाउंट विच अ ह्यूमन बीइंग शुड कंज्यूम। तो वो पता चलता है कि एक मेल को 3.2 लीटर्स पीना चाहिए एक दिन में। दैट्स द एडिक्वेट अमाउंट। बट व्हाट्स द सफिशिएंट जो हम पी रहे हैं जिंदा रहने के लिए? क्या हम 3.2 लीटर्स ही पी रहे होते हैं? नहीं, मगर फिर भी जिंदा है ना, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है ना, तो वो सफिशिएंट है जो हम पी। एडिक्वेट वो होगा जो आइडियल है, 3.2 पीना चाहिए, और एक फीमेल के लिए 2.7 लीटर्स है। तो मैं तो नहीं पीती 2.7 लीटर। है सफिशिएंट अमाउंट, हम पी लेते हैं कि चलो सर्वाइवल है, जिंदा है, बॉडी सही फंक्शन कर रही है, बस ठीक। तो वो सफिशिएंट किसी के लिए हो सकता है 5 गिलास हो दिन में, किसी के लिए हो सकता है 7 गिलास हो, किसी के लिए हो सकता है 3 गिलास हो। तो सफिशिएंट का तो कोई वो नहीं है कि भाई ये आपका यही क्राइटेरिया, कोई स्टेपिंग स्टोन नहीं। आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, मेरे लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट। इसी तरह जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो कभी छोटे इदारे का ऑडिट कर रहे होते हैं, कभी बड़े इदारे का कर रहे होते हैं। तो हर इदारे के लिए एक एडिक्वेट एविडेंस जो हमें चाहिए ही चाहिए, और एक है सफिशिएंट। तो हमसे क्या मांग रहा है इदारा, या हम हमें क्या बताया जा रहा है कि भैया सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? रेलेवेंट, उसके मुताबिक ही उसका उसके एविडेंस। मुताबिक ही हो ना। तो सफिशिएंट एक हमें चाहिए, सफिशिएंट यानी इतना एविडेंस हो कि उस पर रिलाई किया जा सके, और अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट हो, यानी जिस चीज को आप चेक करना चाह रहे हो उसके मुताबिक एविडेंस हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एज एन ऑडिटर, इफ यू आर विजिटिंग फैक्ट्री एंड वहां पे आप जब आप उस कंपनी के ऑफिस में जा रहे हो और एफएस देख रहे हो, तो एफएस में लिखा है, एफएस में एसेट साइड पे लिखा है कि आपके पास 10 मिलियन की मशीनरी है। अब एज एन ऑडिटर आपका दिमाग खड़केगा, खड़कना चाहिए। 10 मिलियन, 10 मिलियन का क्या है मेरे पास इतनी बड़ी अमाउंट? जरा जाके चेक कर। तो आप इंस्पेक्शन करने चले, आप गए फैक्ट्री में,
आप गए, हमने कहा दिखाओ ये जो 10 मिलियन की मशीन तुमने लिखी है एफएस में, मैनेजमेंट से पूछा आपने, दिखाओ ये मशीन कहाँ रखी और किस इस्तेमाल में। तो उन्होंने जाके दिखा दिया। जब उसने देखा तो पता चला वो मशीन तो बंद पड़ी हुई है, वो तो अब स्क्रैप के भाव बिकेगी। उसकी उसकी वैल्यू 10 मिलियन क्यों शो हो रही है? ये तो मशीनरी जो है, इसकी इनवॉइस मैंने चेक की, निकलवाई, तो पता चला ये तो 50 साल पहले खरीदी थी। तो 50 साल में तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हो गई, यूज भी हो गया, और ये तो अब स्क्रैप के लिए रखी हुई है कॉर्नर में। तो इसकी वैल्यू ऑफ 10 मिलियन इस वक्त एफएस में क्यों शो हो रही है? एंड इज इट अ मटीरियल अमाउंट? यस, इट्स अ बिग अमाउंट। एंड इज इट अ मटीरियल स्टेटमेंट कि भाई आपका एसेट अफेक्ट हो रहा है, ओवर वैल्यू शो हो रहा है, ओवर वैल्यूड है? तो ये तो मटीरियल इम्पैक्ट आ रहा है पूरे एफएस में। लिहाजा आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि आपने किस बेसिस पे इसको अभी तक 10 मिलियन शो किया। फिर मैनेजमेंट आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देगी, बोलेगी नहीं नहीं सर, वो गलती से वो 1 मिलियन वो बात 1,000 लिख रहा था भाई, स्क्रैप में दे रहे हैं, 10,000 की देनी थी, वो गलती से वो एक जीरो दो जीरो ज्यादा डल गए सर। तो आप बोलोगे ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक कर लो। अब अगर वो करेक्ट कर लेते हैं तो अल्लाह अल्लाह खैर, कहानी खत्म। अगर वो करेक्ट नहीं करते हैं तो ऑडिटर को फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट कहाँ करेगा? फिर वो अपनी रिपोर्ट में करेगा, और फिर वो यहीं पे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करेगा कि जो मतलब उसने मैनेजमेंट से भी बात कर ली, उसने उनको टाइम भी दे दिया करेक्शन का, फिर भी करेक्ट नहीं हुआ, तो अब वो अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करेगा कि भाई इसकी इनवॉइस, इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू, इस मशीन की फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद ये हालत, इस मशीन का इस्तेमाल ना होना, ये सारे एविडेंसेस हैं कि जिसकी बिना पे मैं ये ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहा, मशीन इज ओवर वैल्यूड, एसेट साइड इज ओवर वैल्यूड। तो फिर आप इसमें रिपोर्ट में डालोगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। तो हमें एक और ऑडिट टर्मिनोलॉजी मिल गई, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये आप अपने अंदर उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब करते जाएं, कार्व करते जाएं, कि ये तो आपने भूलना ही नहीं है ना। अब आप ऑडिटर बन रहे हो तो ये तो आपकी जबान में आपका हिस्सा, आपकी सोच का हिस्सा होना चाहिए, और आपके हर आंसर में ये वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट, की ऑडिट मैटर्स, जिसको हम कहते हैं कैम। पढ़िए पवन। The audit matter are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statement of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statement as a whole and informing our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. क्या कह रहे हैं? Financial statement, the audit. नाम से ही क्या लग रहा है? की ऑडिट मैटर्स, वो मामलात जो कि बहुत अहम थे, और अहम किसकी नजर में? हमारी नजर में एज एन ऑडिटर। और जिसमें से एक अहम तरीन मामला होता है किसी भी इदारे का, वो उसका गोइंग कंसर्न होता है। क्या होता है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी कि एक इदारा अगले 1 साल में काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, कारोबार करेगा भी नहीं करेगा। गोइंग कंसर्न में क्या उसकी लाइफ, अगले 1 साल तक वो जिंदा भी रहेगा इदारा या नहीं रहेगा, उसके पास इनफ कैश फ्लो, इनफ एसेट्स, इनफ काम कारोबार है करने के लिए या नहीं। तो ये गोइंग कंसर्न बहुत अहम मैटर होता है, जो यूजुअली कैम में रजिस्टर होता है, लिखा जाता है। अगर ऑडिटर को ये फील होता है कि भाई ये इदारा जो है खतरा है, इसको गोइंग कंसर्न का खतरा है, इसकी लाइफ अभी खतरे में, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, और उस केस के नतीजे में अगर केस का फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये कंपनी सील कर दी जाएगी। अगर इस तरह का कोई केस चल रहा है तो ऑडिटर सबसे पहले की ऑडिट मैटर में ये बात को हाईलाइट करेगा कि इस कंपनी पे बहुत बड़ा रिस्क है इस वक्त गोइंग कंसर्न का। So key audit matters are those matters that in our professional judgment were of most significance, most important in our audit of the FS of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the FS as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. यानी इस मुद्दे के लिए अलग से हम कहीं पे और कुछ नहीं लिख रहे, इसी जगह पे लिखा हुआ है जो भी लिखा है। जो
ज्यादातर जैसे किसी कंपनी में बड़ा फ्रॉड हो वो यहाँ लिखेंगे, या कोई गोइंग का मतलब हो वो यहाँ जी, लिखेंगे। जो अहम तरीन मसला इस वक्त प्रोफेशनल जजमेंट लाइन, यानी कि मैं ऑडिटर हूँ, मेरे नजदीक इस वक्त इस कंपनी का सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं इधर की ऑडिट मैटर में लिखूंगी। जो मुझे लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको फौरी तौर पे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना चाहिए इसके बारे में। तभी ये देखो ना कि ऑडिट मैटर बिल्कुल अलग। पहले दो पैरा के फौरन बाद ही है। ये सबसे अहम तरीन मैटर की दायरे, एक ऑडिट रिपोर्ट बहुत लंबी होती है, किसी के पास टाइम है पढ़ने का, किसी के पास नहीं है, शुरू में ही अहम मुद्दा लिख दो। नहीं। तो ये शुरू में ही वो अहम मुद्दे हैं जो एक ऑडिटर को लग रहा है कि ये शेयर होल्डर तक हर हाल में बात पहुंचनी चाहिए। जिसमें से एक मैंने बताया आपको, गोइंग कंसर्न बहुत अहम मैटर होता है। इसके अलावा और भी मैटर्स हैं जो अहम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, हाउ बिग और स्मॉल, मल्टीनेशनल और लोकल कंपनी इट इज। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द एफएस। जिम्मेदारियां क्या है मैनेजमेंट की और उनकी जो जिनके पास अथॉरिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की। क्यों लिखी है ये जिम्मेदारियां क्यों लिखी है रिपोर्ट में? इसका क्या काम? मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बता रहे हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारियां बता रहे हैं, और फिर क्या बता रहे हैं अल्लाह भला करे। हाँ, ये दोनों पैरास क्यों लिखे हैं? मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें बस अपना आप ऑडिट का ओपिनियन दो, बस खत्म। ये सब लिखने की क्या जरूरत है कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर को बताने के लिए कि मैनेजमेंट का काम है अकाउंट बनाना, हमारा काम नहीं है अकाउंट बनाना, ऑडिटर बता रहा है है। शेयर एग्जैक्टली, होल्डर को एग्जैक्टली। ये पहले से क्लियर कर देना चाहते हैं क्योंकि जाहिर है शेयर होल्डर्स के पास नॉलेज है, किसी के पास नहीं है। नहीं। तो जिनके पास नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स एंड कोई गूम अगूम, कोई कंफ्यूजन, कोई तरद्दुद कि भाई हम केस कर देंगे, हम फलाने पे केस कर देंगे। अरे भाई देख लो उसकी जिम्मेदारी है भी, थी भी या नहीं, जा रहे हो मुंह उठा के केस करने। क्योंकि हम हमारे मुल्क में हम इस तब तसव्वुर नहीं कर सकते कि बात बात पे केस। मगर बाहर के मुल्कों में स्पेशली यूके में ऐसा है कि इवन अगर नल ठीक कराने आपने प्लम्बर को बुलाया है ना, और वो ठीक करके गया, पैसे भी लेके गया, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद फिर से नल टपक रहा है, तो आप फौरी जाके सू कर सकते हो उसको उस बात पे कि नल टपक रहा है और उसने पैसे भी ले लिए और ठीक भी नहीं किया। तो ये सीन है। तो वहां पे जहां पे बात बात पे सू हो जाता है, तो लिहाजा पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन कर दी गई हैं, बता दी गई हैं कि भाई सू मत करो, पहले पढ़ लो, मेरी जिम्मेदारी है तो मुझ पे उठाओ, सवाल नहीं है तो नहीं उठाओ। तो ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये समझें, ये नॉलेज बेस्ड है, ये आपको लर्न करना होगा। जल्दी से हसन पढ़ लीजिए। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, Management is responsible for assessing the company's ability कहाँ से पढ़ रहे हो? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, for preparation and fair uh, प्रेजेंटेशन, presentation of the financial statements in accordance with IFRS and for self-internal control as management determines is necessary to enable enable। the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether from fraud or error. ठीक है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्रिपरेशन करें, फेयर बेसिस पे करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस करें। अब ये मुकम्मल बात आपने करनी है, सिर्फ एक चीज आप लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ लिख लिया कि मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना है एफएस, फुल स्टॉप, सॉरी, 0 मार्क्स। आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं कि प्रिपेयर करना है एफएस को फेयर बेसिस पे, आईएफआरएस के मुताबिक। अब आपका मुकम्मल आंसर हुआ है, अब आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। बस तीनों पॉइंट जरूरी है। एग्जैक्टली, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस आउट हो जाती हैं स्टूडेंट से। और जाहिर है एग्जाम प्रेशर भी होता है, जल्दी जल्दी में पूरी बात आधी यहाँ रह गई, आधी लिख दी, ये मसले हो जाते हैं। हालांकि पता होता है सब, पता क्यों नहीं होता, इतना मुश्किल पेपर नहीं है, आसान है, पता होता है, मगर वही बात है कि अब आपने ये मेक श्योर करना है कि आप लिखो, एग्जामिनर को भी बताओ, मुकम्मल बात करो। प्रेपरेशन, फेयर प्रेजेंटेशन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। फिर इंटरनल कंट्रोल्स भी किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल्स किसे कहते हैं हसन? जो इसके बेसिस पे आपके अकाउंट मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं जो कंट्रोल, ये किसकी क्या जिम्मेदारी है बेसिकली? पवन? फ्रॉड और मतलब मिस्टेक जो होती है ना उसको डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाए जाते हैं। जैसे कि? फ्रॉड ना हो, बिल स्टेटमेंट ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल? एग्जाम्पल थोड़ी सी आती है, मतलब होते हैं कि
ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रॉड और एरर को कंट्रोल करने के लिए, इसका नाम ही है ये इंटरनल कंट्रोल। किस चीज को कंट्रोल करना है? फ्रॉड को कंट्रोल करना है, और मैनिपुलेशन को कंट्रोल करना है, और इस एरर्स को कंट्रोल करना है। इन्हीं चीजों को तो कंट्रोल करना है, और किसको करना है? तो इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि अगर मैं अपने इदारे की बात करूं, क्या लगा हुआ है वहां पे? सीसीटीवी लगा हुआ है ना, तो ये क्या है? कंट्रोल है ना। क्लासरूम में अंदर क्या हो, किसी को क्या मालूम? कंट्रोल्स लगे हुए। एग्जामिनेशन ये हॉल है, कंट्रोल्स लगे हुए। ठीक है, चीटिंग नहीं हो। इन्विजिलेटर क्या कर रहे हैं? लगे हुए कंट्रोल। इसके अलावा और कंट्रोल्स देख लें। यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीकर है, यहाँ पे फायर अलार्म है, ये भी कंट्रोल है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। इन केस आग लगती है, कुछ होता है, कंट्रोल तो है, यहाँ फौरन यहाँ पे शावर पानी की स्प्रिंकल्स आ जाएंगे। फिर और क्या है कंट्रोल्स? आप बाहर से एंटर हुए, गार्ड था, सिक्योरिटी है ना, ये कंट्रोल है। तो हर कोई अंदर ना घुसाए, रेलेवेंट बंदा अंदर घुसे। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं? एडमिन में जो लोग बैठे हैं, क्या कंप्यूटर पे कोई कंट्रोल्स नहीं लगे हुए होंगे? पासवर्ड है, चीजें हैं। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे, कुछ सुपरवाइजर्स को बैठाया गया है कि पेमेंट आ रही है, तो पेमेंट सिर्फ लोअर जो स्टाफ है उनके हाथ में नहीं हो, उसके ऊपर सुपरवाइजर है, वहां बात पहुंचे, साइन हो, बकायदा रसीद बने। ये सारे क्या है? कंट्रोल्स हैं। ये इसीलिए कंट्रोल्स लगाए गए हैं कि ताकि कोई घपला ना हो, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। पैसे आए कस्टमर से, जेब में चले गए, ना रसीद बनी ना कुछ। तो रसीद का कॉन्सेप्ट, साइन का कॉन्सेप्ट, पासवर्ड्स का कॉन्सेप्ट, चेक साइनिंग का कॉन्सेप्ट, ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये सब कंट्रोल्स में आते हैं, कंट्रोल्स हैं। फिर इसके अलावा अल्लाह भला करे आपका, अब जब भी आपको एग्जाम देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने और आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई भी चीज हो सकती है, आप स्टक हो जाए, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मतलब है इस बात, तो हमेशा मेरी बात एक याद रखो, जब भी किसी बड़े फलसफे को समझना है, जब भी किसी बड़े फलसफे को समझना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं FI लेवल पे, मैं उनको ये बात हमेशा बताता हूँ कि देखो, अभी तुम लोग निकल के अंडे में से निकल करके आए हो, स्कूल से खत्म करके आए हो, ACCA स्टार्ट करने का सोच रहे हो, और तुम्हें समझना है बिजनेस, तुम्हें समझना है ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें समझनी है ये बड़ी बड़ी ऑडिट की लैंग्वेजेस, तुम्हें समझनी है अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, डेबिट क्रेडिट, पता नहीं क्या कुछ समझने आए हो। तो पहले तो कभी भी किसी बड़ी चीज को समझना हो ना, तो आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी बड़ी चीज हो, आपने उसका 1 यूनिट समझना है पहले। क्या समझना है? 1 यूनिट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपने एक समंदर को समझना है, समंदर के ऊपर पूरी रिसर्च करनी है, इंडियन ओशन के ऊपर, या बे ऑफ बंगाल के ऊपर, या अरेबियन सी के ऊपर पूरी रिसर्च करनी है। अब क्या आप एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, पूरा का पूरा समंदर लाके लैब में ले आओगे? नॉट पॉसिबल। क्या करोगे? एक गिलास समंदर किनारे जाओगे, एक गिलास पानी भर लोगे, एक बॉटल भर लोगे, लैब में ले आओगे, फिर उस बॉटल में से एक कतरा, एक बूंद पानी, 1 यूनिट, माइक्रोस्कोप के अंडर रखोगे और एक्सपेरिमेंट करोगे। यस और नो? तो बड़े समंदर की बात समझनी हो तो एक कतरे से समझी जा सकती है, पूरी इंसानियत की साइकोलॉजी समझनी हो तो एक इंसान की समझ लो, अपनी समझ लो, पूरी इंसानियत की समझ आ जाएगी। इसी तरह बहुत बड़े इदारे का कोई सिस्टम समझना है, ऑडिट समझना है, 1 यूनिट पे आ जाओ। और पूरे इदारे का 1 यूनिट क्या है? ऑडिट का इदारे का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाना 1 यूनिट क्या है? आपका घर। आपका घर। क्या आपके घर में ट्रांजैक्शंस नहीं होती? क्या आपके घर में इनकम नहीं जनरेट हो रही? क्या एक्सपेंसेस नहीं हो रहे? आपके घर में हेड कौन होता है? यूजुअली जनरली सब घरों का हेड कौन होता है? फादर। फादर के रोल्स बताएं जरा मुझे जल्दी से। फादर का प्राइमरी रोल क्या है? वर्ड टू अर्न द मनी, यानी सोर्स ऑफ इनकम। तो वही रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, सोर्स ऑफ फाइनेंस।
उसका हेडेक है। उसके बाद अल्लाह भला करे आप, और क्या रोल है फादर का? मैनेज करना। सोर्स ऑफ इनकम कमा करके ले आए, और क्या उनका सरदर्दी है? मैंने तो मैनेज द फाइनेंस, वो तो चलो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आ गया ना कि ठीक है, एक दुकान डली हुई है, वहां से किराया आ रहा है, जॉब भी कर रहा हूँ, अच्छा बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर लिया है, ठीक है, ये तीन चार सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ठीक, मैनेज भी कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा के अलावा बिल पेमेंट करते हैं, वो तो उसी में और expenses गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो सरदर्दी किसकी होती है? अब्बा की होती है, नहीं होती? कोई प्रॉपर्टी है उनके नाम पे, उसके वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, नहीं देते? कोई लीगल कागजात है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई दुकान किसी बेटे के नाम करानी है, वो सरदर्दी लेंगे, नहीं लेंगे? तो जितने भी लीगल मामलात हैं, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड मामलात हैं, वो सब फादर का हेडेक है। सेम गोस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इदारे के जितने भी टैक्स रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड, लीगल, रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिलेटेड मामलात हैं, सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर अल्लाह भला करे आपका, आप आए और फादर का क्या हेडेक है? टैक्सेस हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह के नाम पे भी हो गया, अच्छा जी, अब फादर सोच रहे हैं कि भाई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, गाड़ी लेनी है। मदर डिसाइड करती है या फादर डिसाइड करते हैं यूजुअली? कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई नई जमीन लेनी है, कोई नया बिल्डिंग लेनी है, कोई नई दुकान डालनी है, फादर का हेडेक है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, फादर का हेडेक। अच्छा, फिर उसके बाद और इसके अलावा कोई हेडेक है? हो गया ना मोटा। अब आइए, सारी चीजें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे लगा दो, ये इदारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग संभाल। अब आइए, मदर का रोल क्या है घर में? मैनेज करना, किसी को बिल वगैरह। जो बजट फादर ने दिया है कि महीने का ये बजट घर चलाना है तुमने, वो मदर कर रही है। अब वो 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, जितना भी हो, उन्होंने उसी बजट में रह के घर को मैनेज करना है, घर के डे टू डे एक्टिविटीज को रन करना है। उसके लिए मदर को क्या चाहिए? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, किसकी क्या जरूरत है, कौन इस वक्त किस वक्त प्रायोरिटी पे है, इस वक्त बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है, इस वक्त बच्चे का इलाज जरूरी है, इस वक्त फुप्पो की शादी आ गई है, इस वक्त यहाँ सेविंग्स कर लेते हैं, यहाँ पे खर्चा करना आ गया है। यस और नो? सो शी हैज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट घर में कितने अफराद हैं और उनकी क्या जरूरियात है और प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, और उसके मुताबिक वो एक्सपेंडिचर कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं हाउस। ग्रोसरी कितनी आनी है, किस वक्त मेंटेनेंस पे लगना है, मेंटेनेंस नहीं लगना है, मंथली सैलरी सबको देनी है, कितनी मासी आ गई, दूध वाला आ गया, अखबार वाला आ गया, ट्यूशन वाला आ गया, फलाना आ गया, सबकी मंथली सैलरी, ये सब कौन कर रहा है इदारे में? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही सब तो कर रहे, डे टू डे रनिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सैलरी आ रही है, कितना एचआर, कितने ह्यूमन रिसोर्स है, कितने एम्प्लॉयज हैं, किसकी क्या जरूरत है, किस डिपार्टमेंट को किस वक्त कितना जरूरत है, बजट डिवाइड कर रहे, चला रहे। यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। ठीक होगी काम? अब आइए, अल्लाह भला करें, हम किस पे थे, हम क्या समझ रहे थे? हमें समझना था ऑडिटर की जिम्मेदारियां, और ऑडिटर की जिम्मेदारियों से हम चले गए थे कि बड़े फलसफे को समझना हो तो किसी एक यूनिट से समझो। तो अब वो एक यूनिट जो है आपका घर है। अब मैं आपको इस पॉइंट पे लाना चाह रही थी कि जब भी कोई सवाल में फंसो, एग्जाम में कोई सिनेरियो आ गया, नहीं समझ आ रही, तो उस पे हमेशा दो चार एग्जांपल्स आपके जहन में होनी चाहिए, रियल लाइफ। और वो जो दो चार एग्जांपल्स हैं जिसका आपने मुशाहिदा भी किया हुआ है, वो सबसे पहला है सुपरमार्केट। आपने सुपरमार्केट विजिट किया है, परचेजिंग की है वहां से, सुपरमार्केट का सिस्टम देखा है, इन्वेंट्री बेस्ड, कंप्लीटली इन्वेंट्री बेस्ड, कैश सेल्स। वहां पे कंट्रोल्स की जरूरत नहीं है। कंट्रोल्स की जरूरत है कि नहीं है वहां पे? तो क्या क्या कंट्रोल्स की वहां जरूरत है? अब आप सुपरमार्केट के ओनर हो, आप समझो अपने आप को, मैं ओनर हूँ, तो मैं क्या क्या कंट्रोल्स लगाऊंगा, कहाँ कहाँ लगाऊंगा? आप हर जगह तो नहीं पहुंच सकते ना नजर रखने के लिए, कि चोरी ना हो, फ्रॉड ना हो, तो फिर क्या करोगे? कंट्रोल्स लगाओगे। और कंट्रोल्स में एक कंट्रोल मैंने बता दिया, सीसीटीवी कैमरा। दूसरा, कार्ड हो गया। गार्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, कोई बाहर ऐसे कोई सामान ना ले जाए, एग्जिट पे भी स्टैंप लगता है आपकी रसीद पे कि हाँ भाई बिल पेड है, यस और नो? फिर और और वो कंप्यूटर में जो पासवर्ड वगैरह होंगे, लॉगिन।
ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम पे पासवर्ड्स लगे हुए हैं, और सुपरवाइजर्स हैं जो चेक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हर वक्त नजर रखे हुए हैं, और स्टोर कीपर्स हैं, और बार कोड सिस्टम होता है, ये सबसे बड़ा कंट्रोल है। और ये जो एक सिक्योरिटी लगा होता है कि जो बीप 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 कोई सामान में अनबिल्ड अगर जा रहा है, बीप 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 बीप, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे जो कैश सारा सेल्स हुई, वो कौन रिसीव कर रहा है, कौन कलेक्ट कर रहा है, कौन बैंक में जाके जमा करा रहा है। वहां से तो कोई कोई पैसा नहीं साइडलाइन हो गया। क्या वो सिस्टम में जो शो हो रहा है कि इस वक्त आपके दराज में 1 लाख रुपए होने चाहिए, क्या वो दराज में उतने ही 1 लाख रुपए हैं कि नहीं, मैच हुआ नहीं हुआ। सिस्टम में जो शो हो रहा है कि गोदाम में इतना स्टॉक खत्म हो गया है, तो क्या वाकई खत्म हो गया है या वो एक रॉन्ग शो हो रहा है वहां पे। ये सारे कंट्रोल्स हैं। तो ये अब आपने जब एग्जाम्पल सोची ना, अब आपके जहन जहन खुद काम करेगा कि हाँ ये भी तो होता है, ये भी तो होता है, आप खुद उसके ओनर बन जाओ। अब खुद सोचो उस नजर से कि मैंने पैसा लगाया हुआ है और मैं नहीं चाह रहा चोरी हो, मैं नहीं चाह रहा सेफ्टी रहे, तो मैं क्या क्या कंट्रोल्स लगाऊंगा। तो आपके जहन में आ जाएंगे कंट्रोल्स। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जो आपके जहन में आना चाहिए, स्कूल, इंस्टीट्यूट। आप आए हो ना इधर, आप फिजिकली आ रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, गो अराउंड एंड सी कि कहाँ कहाँ क्या कौन सी एक्टिविटी चल रही है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या है, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज क्या है, टैक्टिकल एक्टिविटीज क्या है, कहाँ भी लूप होल्स हैं। अब आप ऑडिट के पेपर में आ गए हो, अपनी ऑडिट नजर खोल लो भाई। जहां जाओ ऑडिट की नजर से, ऑडिटर की नजर से देखो। और ऑडिटर की नजर कैसी होती है, चील की तरह होती है, स्केप्टिकल। नया वर्ड सीख लिया आज, बड़े वर्ड सीखे आप लोगों ने। स्केप्टिकल, क्या होता है स्केप्टिकल, लिख लो लिख लो। स्केप्टिकल, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिकल और स्केप्टिसिज्म। ये भी पता है, कॉस्मिक माइंड होता है। सीआईडी देखिए क्या कहते हैं, वो कुछ तो प्रद्युमन, गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है दया, दाल में कुछ काला है। ये होता है ऑडिटर, कभी भी भरोसा ही नहीं करता मैनेजमेंट की किसी बात पे। दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये हमसे छुपा रहे हैं। हर वक्त शक की निगाह, हर वक्त शक की निगाह, ये होता है स्केप्टिसिज्म। तो जब आपको इदारे में घुसना है ना, शक की नजर से देखना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, मैनेजमेंट कुछ ना यहाँ से चुरा रही है, कुछ छुपा रही है, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, और ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बस लूप होल निकालने हैं कि कहाँ हो सकता है ये पॉसिबल, कहाँ इन्होंने अपनी कान क्या कारिस्तानियां छुपाई हुई है। तो ये अब आपने जाके तलाश करना है। तो जब नजर होगी तो वहां नजर पड़ेगी ना, जब नजर ही वैसी नहीं है, आप अच्छा हंस खेल के आ रहे हो, हंस खेल के जा रहे हो, जॉब हो गई, 9 to 5 खत्म, ये सीन नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर की निगाह ही होती है जिसके लिए उसको पे किया जा रहा होता है। कि वो कहते हैं ना, जो शेफ होता है, वो बिरयानी की देख पूरी थोड़ी खानी होती है टू चेक द टेस्ट। एक निवाला, एक दाना काफी होता है कि कच्ची है पक्की है, किस लेवल की टेस्ट है, एक दाना काफी होता है। तो ये ऑडिटर का एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस इस लेवल का आपने डेवलप करना है अपने अंदर, और विजन अपना खोलना है कि आप बस देखो ही, स्कैन करते ही आपको पता चल जाए कि ये मैनेजर का चेहरा ही बता रहा है कि झूठ बोल रहा है। एफएस को स्कैन करते ही कि ये बड़ी अमाउंट है, यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, ये मटेरियल मैटर है, इसको पहले तलाश करो। ये इतनी बड़ी बात इन्होंने यहाँ डिस्क्लोज कर दी है, आखिर इसके पीछे केस क्या चल रहा है जरा देखो। मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं इस कंपनी के हवाले से, मार्केट में इस कंपनी की क्या इमेज चल रही है। तो हर तरफ आपको नजर रखनी होगी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। इसको हम क्या कहते हैं, पेस्ट, क्या कहते हैं, पेस्ट, PEST, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। इस पे नजर रखनी है। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका स्कूल एक इदारा हो गया, सुपरमार्केट एक इदारा हो गया, एक और इदारा आप ध्यान में रख सकते हो, हॉस्पिटल। क्योंकि आई एम श्योर आप लोग का कभी ना कहीं किसी सिलसिले में विजिट रहा होगा। हॉस्पिटल को एक ऑडिटर की नजर से देखो ना, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, पेमेंट कहाँ रिसीव हो रही है, डॉक्टर्स की सैलरीज कब इशू हो रही है, पेशेंट कहाँ से आके पैसे दे रहे हैं,
किधर सबमिट हो रहे हैं, कैश कहाँ सबमिट हो रहा है, कैश की हैंडलिंग कहाँ हो रही है। असल घपला तो कैश हैंडलिंग में ही होता है ना सारा। अब हॉस्पिटल में तो ऐसा सच और कोई चीज है नहीं कि जहाँ घपला हो। हाँ, दवाइयाँ वहाँ हो सकता है, फार्मेसी, कोई सर्जिकल टूल्स वहाँ हो सकता है, बट मेन जो मेन मेन स्पॉट्स है ना, वो सबको पता है क्या है। मेन मेन स्पॉट्स क्या है, कैश हैंडलिंग। मेन स्पॉट्स क्या है, इन्वेंट्री, वेयर हाउस। ये जगह है जहाँ पे गड़बड़ें होती हैं और जिसको छुपाने के लिए अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लपेट रहे होते हैं। ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया, हमने 1 यूनिट और बड़े फलसफे की बात कर ली। बड़े फलसफे को समझना है, किसी एक यूनिट को समझ लो। तो इसीलिए मैंने ये भी बात बताई आपको कि जब भी कोई सवाल है, कोई बड़ा सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ आ रहा, हमेशा अपने आप को एक सुपरमार्ट का ओनर समझ लो, किसी स्कूल का ओनर समझ लो, किसी हॉस्पिटल का ओनर समझ लो। उस लेंस से जरा देखो कि अगर मैं यहाँ होता तो उसके क्या कंट्रोल्स होते। तो अब जो सिनेरियो में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, किससे वो सिमिलर है, क्या कंट्रोल्स वहां हो सकते हैं। ठीक। अब ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में हमने कैम देख लिया, ओपिनियन देख लिया, बेसिस ऑफ ओपिनियन देख लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट देख लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में दूसरा जो है, हाँ दूसरा वाला पैरा पढ़िए हसन, इन प्रिपेयरिंग द एफएस। आ नहीं रहा, चलो मैं पढ़ लेती हूँ। In preparing the FS, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern. पहली चीज तो यही है कि going concern हो रहा है या नहीं हो रहा। Disclosing as applicable matters relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operations। यानी कि जब तक मैनेजमेंट खुद अनाउंस ना कर दे कि हाँ हम बंद करना चाह रहे हैं, तब तक ये मैटर इंपॉर्टेंट है। अगर तो देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सुपरमार्ट के ओनर हो और आपने खुद ऐलान कर दिया कि भाई ये साल हमारा आखिरी ऑपरेटिंग साल हो, हम क्लोज कर, तो ठीक है, आपका राइट है, इसमें गुनाह की क्या बात है, आपने अनाउंस कर दिया है। मसला तब है जब आपने अनाउंस नहीं किया और ऑडिटर को नजर आ रहा है कि ये चलने नहीं वाला, ये चलने नहीं वाला, ये बंद हो जाएगा। तब मसला है कि आपने अनाउंस नहीं किया और वो नजर आ रहा है, वो वाजे है, तो फिर वो बताएगा। जब वो बताएगा तो फिर सबको, शेयर होल्डर्स अलर्ट हो जाएंगे, मजीद उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे या जो इन्वेस्टमेंट होगी निकाल लेंगे। ठीक है। अब आइए अल्लाह भला करे, आपका अगला पॉइंट है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं, और मैनेजमेंट की भी। अच्छा जी, अल्लाह भला करे आपका। एज एन ऑडिटर आपकी अहम तरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर ट्रू एंड फेयर, एफएस शो ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, ये आपकी अहम तरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना कि क्या वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं। और उसके अलावा ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आईएफआरएस के मुताबिक है या नहीं। दैट्स इट। ये तीन चार है, इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इसमें हमने अश्योरेंस को भी कवर अप कर लिया, अश्योरेंस अभी कवर अप नहीं किया, अश्योरेंस अभी करना है। ठीक है। अब आप लोग अगली क्लास में ना अपने कोई ना कोई बुक, टेक्स्ट बुक लेकर आना, ताकि जो है मैं हाईलाइट साथ साथ ही हम करते जाएंगे। जब साथ साथ करते जाएंगे तो घर जाके आपका ज्यादा काम नहीं होगा, फिर आपको। हाँ, कल तो नहीं आया, कल तो संडे, आज तो नहीं होगी, कल तो नहीं होगी, नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको आगे पढ़ाना चाह रही हूँ बट ये बंद हो गया है, मैं क्या बट ट्राई करते हैं, शायद चल जाए। मटीरियलिटी किसे कहते हैं, मटीरियल अहम, मटीरियलिटी, अब ये दो डिफरेंट वर्ड्स। एक होता है मटीरियल, मटीरियल मतलब अहम, मटीरियलिटी वो जो अहम है ना, जो अहम है उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, जरा अब आ गया। पवन पढ़िए मटीरियलिटी का डेफिनेशन।
Materiality is an expression of the relative significance यहाँ से पढ़ोगे जी box जी जी, बॉक्स वाले। or importance of a particular matter in the context of the financial instrument as a whole. A matter is material if its omission or misstatement would be reasonable, be expected to influence the economic decision of user taking on the basis of financial statement. Materiality depends on the size of the item or error just in the particular circumstance of its omission or misstatement. क्या कह रहे हैं के हसन? डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, मैनेजमेंट में आसान। जो यूजर्स होते हैं उनके लिए। Exactly. आसान भाषा में बता रहे, मटीरियल, मटीरियल मतलब अहम। अहम क्या है मेरे लिए कि मेरा इदारा गोइंग कंसर्न है या नहीं है, इसकी परसेंटेज क्या है, कितना अहम है। 100% अहम है, 80% अहम है, 70% अहम है, 30% अहम है, कितना अहम मैटर है, उसको हम क्या कहते हैं, मटीरियल। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रेवेन्यू मेरे इदारे के लिए कितना मटीरियल मैटर है, तो पता चला कि 30% इज मटीरियल टू एफएस। 30% मटीरियल टू एफएस का मतलब है कि इसकी वेटेज जो है 30% है, कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो एफएस पे इम्पैक्ट आएगा, और अच्छा खासा मटीरियल इम्पैक्ट आएगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा, अहम इम्पैक्ट आएगा। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। इट इज एन एक्सप्रेशन of relative significance or importance of a particular matter in the context of FS as a whole। पूरे FS को ये कितना मुतासर कर रहा है ये मैटर। अब अगर मैं एक मिसाल दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल हमारा इदारा है, इंस्टीट्यूट है, कैंपस है। आप मुझे एक बात बताओ, ये मार्कर है, ये मार्कर हमारे लिए क्या है, करंट एसेट है। इसकी क्या वैल्यू है, मालियत क्या है, 20 रुपए का होगा। पूरे इदारे में कितने के मार्कर्स आ गए होंगे सारी क्लासेस को मिलाकर, 10,000 के आ गए होंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा आ गया, इससे ज्यादा की तो नहीं है। अब आप बताओ क्या ये मटेरियल मैटर लग रहा है आपको, मनी मॉनेटरी वाइज एंड वैसे क्वालिटी वाइज? नहीं, दोनों ही एस्पेक्ट से ये मटेरियल नहीं है, ना क्वांटिटेटिवली ना क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली यानी इसकी मनी वैल्यू भी इतनी नहीं है कि मैं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दूं, अहम दूं, और एज एन ऑडिटर मैं आके बोलूं जरा मार्कर की इनवॉइस दिखाना दो। Obviously not. I'm not going to ask the management to show me invoices of your stationery matters like printer paper, marker, stapler, pens, ये वो। भाई मटेरियल है ही नहीं तो मैं क्यों देखूं, तो मुझे नहीं देखना, मैं बिला वजह में टाइम वेस्ट। तो आई विल नॉट लुक एट द इमटेरियल मैटर। तो ये ना क्वालिटेटिवली मटेरियल है ना क्वांटिटेटिवली, ना मनी मॉनेटरी एस्पेक्ट से ना वैसे। गोइंग कंसर्न का मैटर ऑन दी अदर हैंड क्वालिटेटिवली बहुत मटेरियल मैटर है हर इदारे के, चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी, क्योंकि जाएगा इदारा ही बंद हो जाएगा तो फिर कारोबार किसका। तो वो बहुत क्वालिटेटिव मैटर है। तो मटीरियलिटी हमें शो करता है कि हर मैटर कितना मटीरियल है, और अगर उसको ओमिट कर दिया जाए या मिसस्टेट किया जाए तो उसका इम्पैक्ट एफएस पे कितना बड़ा होगा। अब अगर मार्कर को 20 रुपीज की जगह मैंने 30 रुपीज का दिखा दिया एफएस में, तो क्या ही कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ा इम्पैक्ट है, कोई बड़ी मैनिपुलेशन है? आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट अ बिगर अमाउंट एंड इट्स नॉट इवन वर्थ गिविंग a glance on it, right? आगे बढ़ते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस। बट यस, अगर यही मार्कर कब मटेरियल बन जाएगा, अगर मेरी फैक्ट्री जो है मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री है, तो मेरा मेन प्रोडक्ट ही यही है, मेरी इन्वेंट्री ही यही है, तो ऑब्वियसली फिर ये मेरे लिए मटेरियल है। यस और नो? तो आप देखें, इदारा टू इदारा कॉन्टेक्स्ट फर्क हो गया तो आपकी सारी की सारी कहानी पलट गई। यूजेज पे, उसके वो कारोबार किस चीज का हो रहा है, उसका पर्पस क्या है उस इदारे में, बहुत अहम रोल है। अब आइए रीजनेबल अश्योरेंस, हसन। No auditor can give 100% guarantee of the financial statements are free from material misstatement, but reasonable assurance to the highest level of assurance that can be given. गिवन, अभी हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब मैं आपको रीड करवा रही हूँ ये चीज। अब आइए लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंड मटेरियलिटी। पवन पढ़िए। The auditors auditor limited by the fact that auditor use judgment
in deciding what audit procedure to use and what conclusion to draw, and also by the limitation of every audit. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अश्योरेंस कौन दे रहा है? ऑडिटर दे रहा है। और ऑडिटर पहले पैराग्राफ में हम बोल चुके हैं कि 100% गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, तो क्या देंगे? रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। रीजनेबल अश्योरेंस देंगे तो अश्योरेंस भी किस बेस पे देंगे? अपनी बेस्ट ऑफ जजमेंट, अपनी बेस्ट ऑफ खोपड़ी जो लगी हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए। मैं एज एन ऑडिटर कहीं विजिट करूंगी, मेरा अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा चीजों को देखने का, और मेरा प्रोसीजर्स परफॉर्म करवाने का भी अंदाज डिफरेंट होगा, मेरा चीजों को एनालाइज करने का अंदाज डिफरेंट होगा। आप जाओगे ये जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हम तीनों का जब इतना डिफरेंट होगा तो हमारे प्रोसीजर्स डिफरेंट होंगे, तो लिहाजा हमारी जजमेंट भी तो डिफरेंट हो सकती है। मुझे कोई कीड़ा नहीं नजर आ रहा, हो सकता है आपको नजर आ जाए पहली दफा में। मुझे कोई कीड़ा नहीं नजर आ रहा, हो सकता है इनको नजर आ जाए। तो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं एक्सपीरियंस के, एक्सपर्टीज के। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि ऑडिटर्स यूज जजमेंट in deciding what audit procedures to use and what conclusions to draw, and also by the limitations of every audit। और यही लिमिटेशन भी है ऑडिट कि ऑडिट ऑडिटर टू ऑडिटर वेरी करेगा। अच्छा जी, अब आइए अल्लाह भला करे, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी भी हम उसमें नहीं आए थे। अश्योरेंस एंगेजमेंट नजर आ रहा है तो पढ़िए जरा, Insurance engagement. करीब आ जाए। Insurance engagement is one in which a practitioner aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of the confidence of the intended users, other than the responsible party, about the outcome of the measurement or evaluation of an underlying subject matter against criteria. अब क्या है अश्योरेंस एंगेजमेंट? किसी स्पेसिफिक मैटर पे अश्योरेंस आप मांग रहे हो, किसी स्पेसिफिक मैटर पे। जैसे हमने कहा कि रिश्ता आ रहा है, तो हमने पूछवा लिया पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से और थर्ड पार्टी से कि भैया लड़का रहता है यूएस में, जरा पता करवाओ कहाँ कहाँ इसके लफड़े हैं और कहाँ कहाँ इसका मसला। तो बस क्या पता करवाओ? लफड़े कितने हैं, हमें उसका भी फाइनेंशियल स्टेटस से कोई गर्ज नहीं, हमें उसके हेल्थ के स्टेटस से कोई नहीं, हमें बस देखना है कि वो इस वक्त कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में, इलीगल मामला में इन्वॉल्व तो नहीं है। दैट्स इट। इसी तरह अश्योरेंस बताता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी को बुलाया या आपने ऑडिट फर्म को बुलाया और बोला कि मेरी कंपनी है और मेरी एक ब्रांच है फला जगह पे, सिर्फ आपने इस ब्रांच का ऑडिट करके बताया, सिर्फ इस ब्रांच, बाकी सब आप छोड़ दो, सिर्फ इस ब्रांच को ऑडिट करके बता दें कि आपको क्या लगा, क्या हमें यहाँ पे मजीद इसको बजट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कुछ कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आप बस पूछना चाह रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए आप एश्योरेंस एंगेजमेंट करवाते हैं। और उसमें फिर हम क्या क्या बातों का ख्याल रखते हैं कि where a practitioner aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the measurements or evaluation of an underlying subject matter। किसी एक मुद्दे पे आपने अश्योरेंस देनी है, कॉन्फिडेंस एनहेंस करना है कि हाँ कोई कीड़ा नहीं नजर आया या कोई मसला नहीं नजर आया, आप फर्दर प्रोसीड कर सकते। अब आइए प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं, इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं और रिस्पॉन्सिबल पार्टी किसको कहा जा रहा है? हसन, प्रैक्टिशनर। The individual conducting the engagement, usually the engagement partner or other members of the engagement team or as applicable in the firm. प्रैक्टिशनर कौन है? जो जो एक्सपर्ट है, जो ऑडिटर है, जो फर्म है, जो जाके अश्योरेंस देगा, वो बंदा। इंटेंडेड यूजर कौन है? शेयर होल्डर हो गई, The individual द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, पढ़िए, thereof that the practitioner expects will use the assurance record. जिसने उसको हायर किया। इंटेंडेड यूजर कौन है? जिसने उसको हायर किया कि भाई मुझे पता करके बताओ। चाचा ने हायर किया था ना ऑडिटर को, पता करके बताओ ये दोस्त के इसमें इन्वेस्ट करो नहीं करो, तो चाचा इज द इंटेंडेड यूजर। अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? party responsible for the underlying subject matter। पार्टी रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसका मैं जाके Take कर रहा care हूँ, of it. जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, जिसके बारे में मालूमात हो रही है, यानी कि आपका दोस्त जिसके बारे में छान पटक हो रही है, वो सब्जेक्ट मैटर है, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं।
The 5 elements can be remembered using the mnemonic crest. इन 5 elements की बुनियाद पर आप क्या करोगे, अश्योरेंस दोगे। सबसे पहला है सी, क्राइटेरिया। द सब्जेक्ट मैटर इज इवेल्युएटेड और मेजर्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू रीच एन ओपिनियन। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल चाचा को इन्वेस्ट करना है और चाचा क्यों कंसर्न है, क्यों रिलक्टेंट है? क्योंकि चाचा को डर इस बात का है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। आपके दोस्त के पीछे कोई बैक नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई अपनी जाति कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं जब्त करके अपने पैसे निकलवा रहा हूँ। तो चाचा को यही डर है ना कि मैं करोड़ों रुपए लगा दूं और कि कल को आके मुंह लटका के दोनों मुझे बोले कि डूब गए पैसे, तो मैं तो डूब गया ना। मैं इनकी क्या, मैं जमीन और क्या इनकी प्रॉपर्टी जो मैं जब्त करके अपने पैसे निकलवाऊंगा? अच्छा ही नहीं, इनका बैक ही कुछ नहीं है ना, इसका कोई बाप है कि मैं उसका गिरबान पकड़ के पैसे निकलवा लूं। तो मेरी क्या सिक्योरिटी या सेफ्टी? कोई नहीं। तो क्राइटेरिया क्या था यहाँ पे चाचा के लिए? सेफ्टी, मेरा पैसा डूबे नहीं। तो सेफ्टी क्राइटेरिया को बनाते हुए उसने ऑडिटर को बोला, यार मुझे ये खदशा है, जरा ये पता करके बता दो कि अगर पैसे डूब गए तो देन व्हाट नेक्स्ट, और फिर उससे बचा कैसे जा सकते हैं, क्या है कोई सूरत हाल या नहीं, फिर ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट। तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया। इसी तरह कोई रिश्ते वाली आंटी है, उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया, यार हमें पता चला है कि ये किसी क्रिमिनल में इन्वॉल्व है सेटिंग में, तो बस ये पता करके बता दो ऐसा कुछ ये सच है या रूमर है। हमें पता चला इसकी दूसरी शादी हुई है, जरा पता करके बता दो ये सच है। तो किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को हमने सामने रखते हुए इंश्योरेंस कराना। वो क्राइटेरिया कौन देगा? इंटेंडेड यूजर देगा, जिसको चाहिए। नेक्स्ट, रिपोर्ट, a written report controlling the Opinion is issued to the intended intended user. user in the form appropriate to a reasonable assurance engagement or a limited assurance engagement. ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रही, यहाँ पे क्या मिल रही है? लिमिटेड एश्योरेंस मिल रही है। लिमिटेड एश्योरेंस, जिसको हम नेगेटिव कह रहे हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। नेक्स्ट, ई फॉर एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए हर जगह पे। फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कौन है भैया? सब्जेक्ट मैटर कौन है? इसका हम लोग कर रहे हैं ऑपरेट इसका पढ़िए, द डेटा टू बी इवैल्यूएटेड that has been prepared by the responsible party. It can take many forms, including financial performance, example, historical financial information, non-financial performance, key performance indicators, processes, example, internal controls, and behavior, example, compliance with law and regulation. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया, इसमें कोई पॉइंट है जो नहीं समझ आ रहा? नेक्स्ट, टी आ जाइए, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। एश्योरेंस में थ्री पार्टी आ गई ना, सब्जेक्ट मैटर, इंटेंडेड यूजर एंड प्रैक्टिशनर। थ्री पार्टी रिलेशनशिप है। हालांकि ऑडिट में ऐसा नहीं है, ऑडिट में सिर्फ कंपनी है और ऑडिटर, यानी प्रैक्टिशनर है और सब्जेक्ट मैटर है। इंटेंडेड यूजर शेयर होल्डर्स हैं बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली जाके हायर नहीं किया। यहाँ पे इंटेंडेड यूजर खुद आ रहे हैं, बोल रहे प्लीज एश्योरेंस कर दे दो, ठीक है। अच्छा, एक चीज है इसमें, ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, अश्योरेंस भी वही दे रहे हैं, अश्योरेंस भी एक सर्विस है जो वो देता है, देते हैं। ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक बात कहूँ, आप सैलून जाते होगे, तो बाल भी कटवाते होगे, कभी फेशियल भी करवाते होगे, तो बंदा तो वही है ना जो दे रहा है, कभी ये सर्विस दे रहा है, कभी वो सर्विस दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे फर्म ही दे रही है सारी सर्विसेज, कभी वो अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है, कभी अश्योरेंस से रिलेटेड, और कभी और, डिपेंड करता है उसके पास कस्टमर कैसा आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह भला करे आपका। अब ये लेवल ऑफ अश्योरेंसेज हैं, इसमें एक रीजनेबल अश्योरेंस है, हमने बता दिया, एक लिमिटेड अश्योरेंस है, 2 टाइप्स के ही हैं जो हमारी डिस्कशन हो चुकी है, इसकी डिटेल है, ये आपने खुद से पढ़ लेना है, एंड दैट्स इट। हम सारे मेजर पॉइंट्स, मेजर कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं क्लास में। अब आपने घर जाके ये चैप्टर की रीडिंग करनी है, इसके बैक साइड पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है एफएड का? मेरे को तो पता, आपको तो पता है ना, तो बताएं। पहले 30 मार्क्स के एमटीक्यूज हैं, फिर वो 20 मार्क्स का फिर एक क्वेश्चन होता है, एक 10 मार्क्स के, बाकी 3 होते हैं 20 मार्क्स। 30 मार्क्स का तो शुरू में एमटीक्यू से, इनका डिफरेंट होता है दूसरे पेपर। हाँ, 30 का होता है मेरे ख्याल से, 60 मार्क्स के एमसीक्यू एमटीक्यूज होते हैं, और फिर पीछे बचे 40 मार्क्स और 20 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन।
पर इनके जो पहले एमसीक्यूज होते हैं ना वो नहीं होते हैं डायरेक्ट। सेक्शन ए अल्लाह वाला करे आपका, सेक्शन बी, अच्छा इसमें इन्होंने नहीं दिखाया, इसमें नहीं दिखाया, टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में है, हाँ चैप्टर टेक्स्ट में बुक दिया हुआ है। है इनका इसी तरह से 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 30 मार्क्स के आपके एमटीक्यूज हैं, और फिर अल्लाह वाला करे आपके 20 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो 60 मार्क्स आप समझो आपका एमसीक्यूज, 60 में से भले भले 40 तो आ जाना चाहिए, और फिर बाकी नहीं मैंने तो देखा था 30 मार्क्स के एमटीक्यूज एमसीक्यूज है ही नहीं, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे देखना है गूगल में। दरअसल वो मैं ट्रिपल ए भी पढ़ा रही होती हूँ, तो अभी देख लो तो कंफर्म करते हैं। एमसीक्यूज है ही नहीं, एमटीक्यूज है डायरेक्ट। कौन सा डिफरेंट होता है? अभी हम चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोग यहाँ करीब रहते हो दूर रहते हो? दूर रहते हो, अच्छा संडे का क्या प्लान है? आप लोग ऑन कैंपस ही आना पसंद करोगे या ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हो? मेरा तो ऑन कैंपस होता है, ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन ले रहा था। हाँ, नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे तो वो मेरी बेटी के पास है। किसकी वजह से? मेरी बेटी है ना, वो नहीं पढ़ने घर पे, देगी। सही। मेरे में घर में ऐसा नहीं, छोटा सा घर है ना तो नहीं हो गया। नहीं, ये देखें, ये आपका एग्जाम फॉर्मेट है। आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 20 मार्क्स के 2 लंबे क्वेश्चन हैं, और एक 30 मार्क का लंबा क्वेश्चन है, यानी ये 70 मार्क्स आपका जो है सीआरक्यूज पे है। 30 मार्क्स के एमटीक्यू है। 70 मार्क्स के आपके सीआरक्यूज हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको, मुकाबला सख्त है। काम बहुत करना है हमें, ड्राफ्टिंग करनी है क्वेश्चंस की जबरदस्त तरीके से, क्योंकि एक लंबा 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन है मार्क्स का बना और फिर 20 20 मार्क्स का है, तो 70% वेटेज आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की है, यानी कि आपकी टाइपिंग स्किल्स, स्पीड, इंग्लिश, ऑडिट लैंग्वेज A1 होना चाहिए, ये रीडिंग, ठीक है। और बाकी 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, 30 मार्क्स आप मिस आउट नहीं करें तो बेहतर है, 30 में से मिनिमम 25 को तो आप टारगेट कर सकते हैं, 25 यहाँ से आ जाए, बाकी 30 35 मार्क्स तो यहाँ 70 मार्क्स में से हैं, हाफ तो हैं, इतना तो कर सकता है ना बंदा। जी। बेसिक तो हो सकता है, लेकिन वी हैव टू टारगेट फॉर एक्सेलेंस, वी हैव टू एम फॉर एक्सेलेंस इंशाल्लाह, ठीक है। तो माइंड इसी तरह से बना करके चलेंगे, सेक्शन बी 70 एंड एमसीक्यूज 30, यानी कि डे 1 से क्वेश्चन ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपने अभी डे 1 से क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मतलब आज एक चैप्टर हो गया, अब घर जाके क्या, घर जाके आपने चैप्टर रिवाइज किया, हाईलाइट की डेफिनेशंस, इन्हीं डेफिनेशंस को आप टाइप कर लें। अच्छा। ऑडिट, अश्योरेंस, मेन मेन पॉइंट आपको पता है, ऑडिट, अश्योरेंस, उसके बाद अल्लाह भला करे, ये अभी हमने जो पढ़ा मटीरियलिटी, और हमने अभी क्या पढ़ा, टेस्ट का क्राइटेरिया, इसको रीटाइप करना है, सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ये 6 7 टॉपिक्स मैंने आपको बताया हूँ, जिसको अगर आप वैसे भी बैठ के टाइपिंग प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको याद भी हो जाएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपकी जबान पे जहन पे चढ़ जाएंगी, और वो आपका 1 पेजर समरी नोट्स भी बन जाएगा इस चैप्टर का। सही। हो गया, ये करके एमसीक्यूज कर लेने, रिवीजन किट खोल लेंगे, रिवीजन किट के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कर लें एमसीक्यूज पे, ठीक है। रिवीजन बाकी किट। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं खुद आप लोगों को क्लास में करवाऊंगी, एक दफा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए फिर लॉन्ग क्वेश्चन में मैं खुद आप लोगों को लेकर आऊंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई टेक्निकल आर्टिकल है पढ़ लें, नहीं, ऑडिट एंड अश्योरेंस के जो भी टेक्निकल पहला चैप्टर, ठीक है, क्लियर होगी। ऑडिट और एश्योरेंस के बीच में फर्क लाजमी, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट का फर्क लाजमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर लाजमी, अश्योरेंस के 2 टाइप्स हैं, ओपिनियंस 2 टाइप्स के हैं, ये चीज है आज के चैप्टर की, ये चीज, ठीक है रानी, चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, किट आप प्रोवाइड करेंगे? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है किट की, मैं दो किट और जो जो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी फिर आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर फिजिकल चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा, हमारे पास से भी ऑर्डर होता है, अगर आपको हमारे पास ऑर्डर प्लेस करना है हमसे करवाना, जैसा आप जैसा, ठीक है।
कल भी इतने बजे गए, साढ़े तीन कल बजे? भी यही है, आप लोग आ जाना, 3:15 आ जाना, बस क्योंकि 3 बजे मेरी एटीटीसी वाइंड अप हो गया, आप लोग 15 मिनट के ब्रेक से फिर आप लोग का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। बेटा ये कोई सवाल है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है, कोई नहीं। चीज है? ग्रुप बना हुआ है, कुछ भी हो मसला पूछ लेना।